हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में पढ़ रहे थे और उनके रचनाएं के बारे में भी पढ़ रहे थे ना। तो अब हम उनके प्रसिद्ध जो रचना है, जो व्यंग्यात्मक रचना है, वो क्या है? भूला राम का जीव। क्या है? भूला राम का जीव। ठीक है। तो जो भूलाराम का जीव, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो परसाई जी के द्वारा रचित है। तो ये जो भूलाराम का जीव, ये जो कहानी है, वो कहानी लिखने का एक उद्देश्य है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? जो भोलाराम का जीव जो एक व्यंग्यात्मक कहानी है, वो कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है ना? इस कहानी में सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार के कारण सामान्य व्यक्ति की बढ़ती हुई परेशानियों का मार्मिक चित्रण किया गया है इस कहानी में। ठीक है। और भ्रष्टाचार जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है और मानवीय संवेदनाएं नष्ट होकर मनुष्य अपने स्वार्थ में कैसे लिप्त हो चुका है तथा भ्रष्टाचार के क्रूर व्यवहार को चुपचाप देखने और सहने के अलावा आम इंसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं है, ये दिखने को मिलता है भूलाराम का जीव कहानी में। इस कहानी में भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार के सिंकज में आम आदमी की अवस्था कितनी असहाय और दयनीय हो जाती है, ये दिखने को मिलती है भूलाराम का जीव कहानी में। और भ्रष्ट नौकरशाही की विसंगतियाँ, उसकी विरूपता और अमानवीय प्रवृत्तियों भी इस कहानी में दिखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो चलिए, तो समझ में आ रही है भूलाराम का जीव कहानी लिखने का उद्देश्य, मैंने जो कहा वो समझ में आ रही है। तो चलिए, भूलाराम का जीव कहानी में क्या लिखा गया है और उसके बाद मैं समझाऊंगी भूलाराम का जीव जो कहानी, उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी। पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। तो क्या लिखा है? ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। तो उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भूलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ है, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। तो धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? महाराज, वो भी लापता है। तो इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत
बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? तो भूलाराम का जीव कहाँ है? तो यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भूलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भूलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। तो इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। तो हुजरी की पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, तो मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता की उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भूलाराम के जीव को भी तो किसी विरुद्ध ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। तो धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भूलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। तो धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तो धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कभी हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है तो जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वो समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भूलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को एक दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग ही गया। तो इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। तो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भूलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर महल में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। तो भूलाराम का गांव कहाँ पर है ना? जबलपुर शहर धमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे
टूटे फूटे मकान, ठीक है। उसकी एक स्त्री थी, दो लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 60 साल। ये सब याद कीजिए। सरकारी नौकर था और 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकलना चाहता था। इतने में भूलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भूलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। तो माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भूलाराम का मकान पहचान गए। तो द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। तो लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भूलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो भूलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भूलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीब की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके और कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकर से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यहाँ किसी ने उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज, बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री तो स्त्री ने गुर्रा होकर नारद की तरफ देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उच्चक के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो ये नारद और भूलाराम के जो स्त्री है, उन दोनों के वार्तालाप हो रहे हैं। तो नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। तो स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वो कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं रहने के लिए, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भूलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भूलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो देख रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? तो बाबू हंसा, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। और आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरास ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए?
अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। तो नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? तो साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। तो साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, तो भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी होगी। साहब बोले, भाई सरकारी पेशे का मामला है, पेंशन का केस विष्णु दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। विषुवार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। तो हाँ, जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों के वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। तो नारद अपनी वीणा छीनने देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। तो साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। तो उसमें पेंशन के कागजात भी थे। तो साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, तो इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। तो सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन। क्या है? सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे की क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। तो नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्त पर अटका हूँ, यहाँ मेरी मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। ये भोलाराम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये भोलाराम का जीव मैंने जो पढ़ा, तो ये जो भोलाराम का जीव एक ऐसी ही व्यंग्यात्मक कहानी है, ठीक है, जिसमें सामाजिक राजनीतिक स्थितियों में निहित विसंगतियों का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो मैं ये जो भोलाराम का जीव जो हम पढ़े, तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में भोलाराम का जीव के
मूल उद्देश्य, उसके सारांश के बारे में मैं डिटेल्स कहूँगी, ठीक है। तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।